हाय गाइस, नमस्ते वानर सेना। मैं हूँ आपकी नवोमिता भट्टाचार्य जी मैम। आप सब मुझे नवमिता मैम के नाम से जानते हो और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के टॉप 30 गारंटेड क्वेश्चंस। मतलब इफ यू स्टडी दिस, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो माँ कसम खा के कहती हूँ इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैम बहुत टफ है, हमसे क्वेश्चन बना नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आपने ये 30 के 30 क्वेश्चंस कर लिए। इसके अलावा छोटा मोटा नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है जो कि कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड और ये सब को लेके होता है। इनफैक्ट वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैम ये तो पढ़ा नहीं, ये तो हमसे बना नहीं, ये सवाल तो हमने किया ही नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आया। बिल्कुल नहीं लगेगा, ये आपका पक्का प्रॉमिस है। तो जल्दी से कॉपी किताब निकालो और ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लो और ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना। बाय द वे, अगर नोट डाउन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको इसका पीडीएफ जो है वो मैं लगा के दे दूंगी। वो भी मेरे हैंड रिटन आंसर्स होंगे, तो आप जरूर उसको एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना और एक बार पढ़ लेना, ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छे से निकल जाए। ठीक है, अभी आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ ये सवाल लगा लो, हो सकता है कि अच्छे से पेपर निकल जाएगा। अभी आपको मार्क्स लाने हैं ना, तो मार्क्स लगा लो जैसे हो सकता है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो चलो और ज्यादा बातें ना करके चलते हैं हम। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू, क्वेश्चन एंड रीजनिंग, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क सारे क्वेश्चन ऐड किए, तो देख लो एक बार। पहला सवाल है हमारा, द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। देखो, एल्काइन जो शुरू होती है उसी में क्या होना चाहिए कि मिनिमम आपके 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, तब वो जाके एल्काइन बनेगा। तो यानी कि ये शुरू होता है इथाइन से, और यहाँ कह रहे हैं ये थर्ड मेंबर, यानी कि थर्ड मेंबर आपका हो जाएगा इथाइन होगा, फिर उसके बाद प्रोपाइन होगा, और उसके बाद होगा आपका ब्यूटाइन। ब्यूटाइन जो होगा ये हो जाएगा आपका थर्ड मेंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 4, है ना, 4 कार्बन। यहाँ पे एक हो जाएगा एल्काइन, और देखो यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H, क्योंकि इनका पूरा वैलेंसी कवर्ड है। अब इसने एक यहाँ पे बॉन्ड लगा लिया, एक यहाँ पे बॉन्ड लगा लिया, तो इसके पास हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, यानी कि 3 + 2 हो गया 5, है ना, 5 हो गए। 3 + 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन, हाँ, तो 6 कार्बन होंगे। यहाँ पे एक्चुअली जो हाइड्रोजन जोड़ा है ये नहीं होगा, क्योंकि इसके चारों वैलेंसी कवर्ड है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो पहला सवाल निकल आया। दूसरे सवाल पे चलते। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो। ये है हमारे 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से देख लो इनको, है ना। ये देखो, ये हमारे पास है 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो मैं जरा इधर मूव हो जाती हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से। तो ये हमारे पास 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि ए और बी जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलो ठीक है, ये तो बात सही है। ए और बी दोनों जगह पे देखो ना, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या ये भी बात सही है? सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी सही है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, ए एंड बी दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नहीं यार, ये तो गलत हो गया। एक सेकंड, जरा दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल देखो क्या लिखा है। सवाल में लिखा है द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला दे दिया है और पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट कौन सा है। ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसा जरूरी थोड़ी है। सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। addition of hydrogen in presence of catalyst changes A to C, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है यार। ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही लग रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन में निकल कैटलिस्ट के साथ अगर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता कि ये सी बन जाएगा, ये तो एल्कीन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन ये जो पहला दो है, ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मुझे सही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट चेंजेस बी टू डी, नहीं यार, ये भी नहीं हो पाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। लेकिन आओ इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि नेम ऑफ द रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स एल्कीन्स इनटू एल्केन्स इज हाइड्रोजनेशन।
The conditions which are necessary for this reactions are the presence of a catalyst, that is nickel, and the temperature should be higher than 423 Kelvin. तो मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ही सही है और इसी पे हमने क्लिक कर दिया तो हमने बिल्कुल सही किया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है, तीसरा सवाल है ये हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट। ऐसा जरूरी होता है क्या? ऐसा ही होता है क्या? Melting point and boiling point increases with increasing molecular mass. The difference in molecular masses between two successive members is 16 unit. ऐसा होता है क्या? अगर आप लोगों को सवाल नहीं दिख रहा है तो मैं पीछे मुड़ जाती हूँ। हाँ, आप देखो, C2H2 and C3H3 are not the successive members of alkyne series. The correct statement are, जरा बताओ इसका correct statement क्या होगा? आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर लग रहा है? बताओ जरा, बताओ बताओ, सोचो सोचो, जरा सा कभी सोच भी लिया करो यार। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, देखो क्या लिखा है कि ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट। ये बिल्कुल सही जवाब है ना? ये बिल्कुल सही है। यस, फिर देखो क्या लिखा है कि ऑल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस। ऑब्वियस सी बात है, जितना जितना बड़ा भारी भरकम सा मॉलिक्यूल हो जाएगा उसकी मास भी तो उतनी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी करेक्ट है। The difference in molecular masses between two successive members is 16 यूनिट। नहीं यार, ये देखो ना, 2 हाइड्रोजन और कार्बन की जो मास होती है वो 12 होती है, तो यानी कि 12 + 2 कितने होंगे? 14 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। सी गलत है। C2H3 and C3H4 are not the successive member of alkyne series। नहीं भाई, होती तो होगी, है ना? तो मुझे तो लगता है कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। आप जरा देखना आपको क्या लग रहा है। मुझे तो लग रहा है ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है हमारे पास एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। असर्शन और रीजनिंग हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है असर्शन और रीजनिंग में सबसे ज्यादा हमारा सवाल अटकता है, क्योंकि हम पता ही नहीं लगा पाते कि कौन सी असर्शन सही है, कौन सी रीजन सही है और इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है? बहुत ही आसान है। सबसे पहले असर्शन को हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या ये असर्शन ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। तो ध्यान से देखो, कार्बन के पास एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि या तो वो खो दे, लूज कर दे, या फिर वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स को टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या लगता है, कार्बन के पास ऐसी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है क्या, टू ईदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन? यार बिल्कुल ही नहीं होती। कार्बन तो शेयर करता है, तो ये तो फॉल्स हो गया हमारा। ठीक है, अब रीजन को पढ़ते हैं। रीजन हमारा ट्रू है या फॉल्स है, क्या दिख रहा है? रीजन देखो क्या लिखा है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और अदर एलिमेंट्स। ये तो बिल्कुल ट्रू है जनाब, ये तो गलत बिल्कुल नहीं है। कार्बन यही तो करता है, कार्बन तो शेयर करता है अपने बॉन्ड्स, है ना? कार्बन तो अपने बॉन्ड्स हमेशा शेयर कर करके ही बनाता है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स कभी दे नहीं देता, ना ही वो ले लेता है। तो यानी कि ए हमारा फॉल्स है, असर्शन हमारा फॉल्स है, रीजन हमारा ट्रू है, और इसके वजह से हमारा सबसे सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो हमारा करेक्ट होता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। मेक सेंस? नॉनसेंस? मेक सेंस, है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है हमारा, एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। एस्टेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है। जब एस्टर्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। देखो एस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है, ये तो बिल्कुल ट्रू है बच्चे, है ना? अब जब एस्टर्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एस्टर्स जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? क्या हमें ऐसा दिखता है कि एस्टर्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एक अल्कोहल, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड? बिल्कुल भी सही बात है ये। लेकिन 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 क्या आपको लगता है कि जो हमारा रीजन है, क्या यह असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है बच्चे? नहीं। एस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस अलग है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एस्टर्स कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ में क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और इसीलिए मैं तो लिखूंगी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या लगता है आपको? आप भी बताना जरूर। ठीक है, चलो हो गया जी, ये हो गया। आगे देखो, एथेनोइक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यार बिल्कुल सही बात है,
एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड का नाम ये एसिटिक एसिड होता है। और क्या हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं? हाँ, हम बिल्कुल कहते हैं उसे, यस। तो ये तो हो गया हमारा ट्रू। चलो, the melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winters in cold climates। बच्चे ये भी बिल्कुल सही जवाब है। क्या लगता है आपको? ये भी बिल्कुल सही जवाब है ना? हाँ। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है एथेनोइक एसिड की, वो होती है 290 केल्विन। यानी कि ये अक्सर फ्रीज हो जाता है विंटर्स में, कोल्ड क्लाइमेट्स में, और इसी के वजह से इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल पक्का और करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। Following are the members of homologous series CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। ठीक है, ये तो होंगे ही। इसमें एक है, इसमें देखो 2 कार्बन है, फिर इसमें देखो 3 कार्बन है। हाँ, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो होंगे शायद। ठीक है, a series of compounds with same functional group but differing by CH2 unit is called a homologous series। I think दोनों ही करेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल सही जवाब है कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अब आप देखोगे कि मैंने ना यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ साथ इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप इस एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम ने हमें बताया नहीं कि क्यों क्या होती है होमोलोगस सीरीज, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया कि अगर ये रीजन करेक्ट है, अगर ये असर्शन करेक्ट है, तो क्यों है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई है। बेटा, आपको जो है क्या करना है, आपको बस पढ़ाई करनी है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, आओ चलो देखो। अच्छा, ये जो है सवाल जरा ये सवाल रिपीट हो गया है। आई एम सो सॉरी। एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम। हाँ, तो इसका हमने आंसर बता दिया था, ऑप्शन बी होगा। आई एम सो सॉरी कि ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा कंपाउंड है एक्स, इसे जब आप हीट करते हो एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये आपको 443 केल्विन पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y निकाल के देता है। तो इसका मतलब है, देखो, हमने लिया है कंपाउंड X। ठीक है, कंपाउंड X को हमने हीट कर दिया, और जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे हम हीट कर रहे हैं 443 केल्विन के 443 केल्विन। अब इससे हमें एक कंपाउंड मिलता है Y। अब Y जो है, Y के पास या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, अब X जब रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, X क्या कर सकता है? X रिएक्ट कर सकता है सोडियम मेटल के साथ, और जब ये रिएक्ट करता है तो ये एक गैस प्रोड्यूस करता है Z नामक। ठीक है, अब आपको पता करना है कि X क्या है, Y क्या है और Z क्या है। आपको इनका इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे रोल बताना है। तो देखो बच्चे, ये तो बहुत ही आसान है। X क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। Y जो होगी, Y हो जाएगी हमारी इथीन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। Z जो होगी वो हमारी हाइड्रोजन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे X हमारा C2H5OH जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और 443 केल्विन पे जब आप इसे हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा C2H4 यानी कि Y, और साथ में आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन। अब X जैसे ही सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है Z, है ना। Z क्या होता है? Z यहाँ पे होता है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन भी होगी। अब हमें क्या बताना है कि राइट द इक्वेशन हमने लिख लिया है, और रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक्ट करता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है बच्चे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होते हैं वो होते हैं जो पानी को बाहर निकाल के फेंकते हैं। और देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करने की वजह से हमें यहाँ पे पानी अलग से मिल गया है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये पानी के मॉलिक्यूल को निकाल के फेंक देता है, और एथेनॉल से जब हमने वाटर को बाहर निकाल लिया तो इससे हमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन बनता हुआ दिख गया। आया समझ? बहुत ही आसान सा था। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। Why are most carbon compounds poor conductors of electricity? कार्बन कंपाउंड्स poor conductors of electricity क्यों होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली poor conductors of electricity। अब देखो, ये सवाल जो है ना, ये बार बार आया है। अगर ये नहीं आया है तो इसके अलावा उन्होंने ये सवाल पूछ लिया, यानी कि ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बहुत आसान सा है।
इसका आंसर आपको लिखना है कि इट इज बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये आयॉन्स नहीं बनाते। इसका मतलब है कि अगर आयॉन्स नहीं बनाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। कार्बन एटम्स को जो है बच्चे यहाँ पे रिंग में अरेंज कर दिया गया है। गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, आल्सो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये मैंने पूरा ही यहाँ पे बना लिया है, ये देख लो आप। हम इसका नाम रखते हैं साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है बच्चे। 6 कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ दो 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 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि 12 हाइड्रोजन है हमारे पास और 6 कार्बन है। तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड ये बना हुआ है, एक साइकिल के तरह ये बना हुआ है, और ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो बच्चे, हर एक जगह पे यहाँ पे आपको दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करवानी है, हर किसी के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी और कार्बन के साथ भी। और इसको जो है आप एक बार ध्यान से इसको जूम इन करके आराम से इसे देख लेना, ताकि सारी चीजें आपको समझ आ जाए। बहुत ही आसान है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, पर इसे जरूर देख लेना। जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स आपको दे दूंगी। अब यहाँ पे 18 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये हमने कैसे पता लगाया कि हमारे यहाँ पे 18 सिंगल बॉन्ड होते हैं? देखो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सिंगल बॉन्ड्स हमने काउंट भी कर लिया। तो ये होता है आंसर। चलो आगे बढ़ते हुए, एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि कीटोन भी हो सकता है। एन एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन दोनों को ही आप सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हो, और इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है C3H6O। जरा इनका स्ट्रक्चर लिखना और इनको जरा नामकरण भी कर देना। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ओ हो, हमें लैंग्वेज ऑफ साइंस इस्तेमाल करना है और हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। आओ देख लेते हैं। देखो, एक एल्डिहाइड है हमारे पास जो कि एक कीटोन भी बन सकता है। इसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, तो देख लो C3H6O है ना, तो C3 कर दिया हमने, और H6 देखो, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दिया। तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनॉल, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है। अब यहाँ देखो, 3 हमने कार्बन जोड़ दिया है, 1 2 3 1 2 3 6 हाइड्रोजन, और ये रहा हमारा एक ऑक्सीजन। ये हो जाता है हमारा प्रोपेनोन, क्योंकि ये एक कीटोन है। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, और एक दूसरे से इनका जो नाता है वो फंक्शनल आइसोमर का ही नाता है। क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम सेम है। लेकिन 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 जरा सा इनका जो फंक्शंस लगा है, फंक्शनल ग्रुप जो इनके पास लगा है, एक के पास है CHO और एक के पास है C डबल बॉन्ड O, इसीलिए ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। आ गया समझ? यस, बढ़िया, चलो ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, ड्रॉ टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अरे यार, ये तो कितना ही आसान है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बना लेते हैं, देख लो। ये होता है हमारा एन ब्यूटेन, जहां पे 1 2 3 4 चारों कार्बन को एक लाइन से जोड़ देना, और फिर सारे यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ताकि कार्बन की जो वैलेंसी है, चार वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी कार्बन की आपको पूरी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक तरफ बॉन्डेड है, एक तरफ बॉन्डेड है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, 4 तरफ बॉन्डेड है ये। इसको देखो, 1 2 3 4, ये भी 4 तरफ बॉन्डेड है। इसको देखो, 1 2 3 4, ये भी 4 तरफ बॉन्डेड है। इसे देखो, 1 2 3 4, ये भी 4 तरफ बॉन्डेड है। बात ही खत्म, बस। अगला देख लो, इसका नाम है आइसोब्यूटेन, या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं इसे। यहाँ पे हमने 3 कार्बन जोड़ दिया और एक को हमने अलग से यहाँ पे ब्रांच कर दिया। इसका नाम क्या होता है? आइसोब्यूटेन कहते हैं इसे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, अगला सवाल है हमारा, गिव रीजंस व्हाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4+ कैटायंस नॉर C4- एनायंस बट इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों? अब देखो, कार्बन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो भैया इसमें बहुत हाई एनर्जी चली जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में। अब अगर इसे गेन करना है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास है तो 6 ही प्रोटॉन। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे संभाल लेंगे भाई? ये तो नहीं हो पाएगा। और इसमें भी जो है कार्बन फेल हो जाता है। तो फिर कार्बन कहता है कि मैं यार शेयर कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन्स को। कार्बन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ केमिकल बॉन्ड
जो इन्वॉल्व करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है दो एटम के बीच में फॉर्म हो पाए। आई समझ? ये देखो, ये पूरा लिखा हुआ है बच्चे, पूरा लिखा हुआ है, आपको बस एक बार इसकी रीडिंग लगानी है और हो सके तो एक और बार इनको नोट डाउन कर लेना। दैट्स इट जो आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो प्लीज ध्यान रहे, इसे जरूर पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए हैं और सारे क्वेश्चंस जो भी कार्बन आयनिज कंपाउंड से आया है इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मैं माँ कसम खा के कहती हूँ, इनमें से 3 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं दिखे आपके पेपर में तो आप वापस आके बताना कि मेरे को कैंसिल कर देने के लिए, इतना मैं गारंटी लेती हूँ आपसे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो, डिस्क्राइब विद केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपेंस जब सोडियम रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ। बहुत आसान सा है। देखो, जब एथेनॉल यानी कि C2H5OH को हमने सोडियम के साथ जोड़ दिया तो ये बन जाएगा C2H5ONA। इसका मतलब है ये क्या बनता है? ये बनता है सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि ONA है यहाँ पे, और साथ में आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, तो देखो 2C2 यानी कि 4 कार्बन हो गया है। देखो 2 इंटू 5 मतलब 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और ये देखो सोडियम भी 2 है, सोडियम भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी, यहाँ पे हमारे पास 2 एटम है। तो बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना दिया है। अब देखो अगले सवाल, कोवलेंट कंपाउंड्स के पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, ऐसा क्यों? कोवलेंट कंपाउंड्स के पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ऑफ अट्रैक्शन, और इसी के वजह से उनके पास लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, ऑलराइट बच्चे। कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अच्छा, ये एक सवाल है जो कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सारे सवाल कर दिए तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, कुछ तो आपके पास भी प्रैक्टिस होने के लिए होना चाहिए। तो एथेनॉल को आप एथीन में कैसे कन्वर्ट करोगे ये आपको बताना है, और एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे ये भी आपको बताना है। आसान सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी का जरा किताब खोलना और एनसीईआरटी के पन्ने में जरा झांकना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जरा एक बार प्रैक्टिस करके देखो, क्या पता एनसीईआरटी को जो है पन्ना इस तरह से करते 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 हो सकता है कोई और चीजें और कुछ आपको याद हो जाए, तो जरूर कर लेना बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे देखो, what happens जब 5% एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन को हमने ऐड किया ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म एथेनॉल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, स्टेट द रोल ऑफ एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन इन दिस रिएक्शन। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने 5% एल्कलीन KMnO4 लिया है सोल्यूशन और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसे गर्म कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसे गर्म एथेनॉल में जिसे हमने टेस्ट ट्यूब में लिया डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। देखो, जब आप 5% एल्कलीन KMnO4 सोल्यूशन को ऐड KMnO4 सोल्यूशन को आप ऐड करोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, जब आप उसे ऐड करोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो किसको? वार्म एथेनॉल को। गर्म एथेनॉल में जब आप ये डालोगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर हो जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारा एथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो एथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बोला था, एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड, उसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया। तो लिख लेना, मैंने सोच समझ के आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, अब जो पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है वो धीरे 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 गायब होने लग जाएगी, और जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बनेगा वो बनेगा हमारा एथेनोइक एसिड, जो कि लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ये एसिड है, और आपको पता है एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको इसका रिएक्शन पता नहीं है तो इस तरह से रिएक्शन लिखना है, CH3CH2OH, यानी कि ये एथेनॉल हो गया। इसमें KMnO4 जब जोड़ते हो ना तो KMnO4 आपको निकाल के देता है बहुत सारा ऑक्सीजन, इसीलिए KMnO4 को हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये फिर बन जाता है आपका एथेनोइक एसिड, और साथ में आपको कुछ मात्रा की पानी भी मिल जाती है। ठीक है, ये एक और सवाल है, ये भी मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ, ताकि देखो डिटर्जेंट्स और सोप्स के बारे में मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये वाला आप होमवर्क कर लो। व्हाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर, एक्सप्लेन। इसको कर लेना बच्चा, आपके लिए आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करके बताना है। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid considered an oxidation reaction?
राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। आओ चलो देख लेते हैं। देखो एथेनॉल के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे 2 कार्बन होगा, एक OH ग्रुप होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, एथेनोइक एसिड को हम बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा और एक होगा OH। तो इस पूरे को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। अब देखो कन्वर्शन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड जब हमें करना होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ये, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही होती है एथेनॉल के साथ, और तभी जाके एथेनॉल जो है वो हमारा एथेनोइक एसिड बनता है। अब इसका रिएक्शन क्या होता है? CH3 CH2OH। यहाँ पे आप एल्कलीन KMNO4 साथ ले सकते हो और हीट कर सकते हो, या फिर आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो, इससे आपको मिल जाएगा एथेनोइक एसिड। अब जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि देख लो भाई इनके पास बहुत सारा ऑक्सीजन जो है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, और इसी को ये दान देते हैं। And because they donate this the oxygen towards ethanol, they are called as oxidizing agent। आया समझ? चलो ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे दूसरे सवाल पे करवाई दिया, कंपेयर सोप एंड डिटर्जेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन एंड क्लेंसिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। What happens when ethanol is treated with sodium metal? State the behavior of ethanol in this reaction. Draw the structure of cyclohexane and name the following compound। ये compound क्या है? cyclohexane की structure बना लिया। आओ चलो कर लेते हैं। देखो सोप्स और डिटर्जेंट्स का फर्क बताना है हमें। सोप्स जो होते हैं ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स के बने होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड्स भी यहाँ पाया जाता है। डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो डिटर्जेंट्स अमोनियम डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। सोप के पास कैल्शियम या फिर Mg2+ आयंस प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसे हम स्कम कहते हैं वो बनाता है। लेकिन अगर डिटर्जेंट्स की बात करें तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही काम कर जाते हैं, और इसीलिए डिटर्जेंट्स को प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ और प्रोड्यूस करता है सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस भी। ये जो सॉल्ट होता है ये कलरलेस और सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसकी रिएक्शन होती है देखो 2Na प्लस एथेनॉल, ये बन जाता है आपका सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दी है, और जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ था वो हमारा था एथेनॉल। क्यों था एथेनॉल? ये देख लो बच्चे, यहाँ पे देखो CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा एथेनॉल ही होगा। कोई शक कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? बढ़िया। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखो, इनके पास क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो बताना है आपको। Write the general formula for the compounds of this functional group and state the relationship between these compounds and draw the structure of any other compound having similar functional group। बहुत ही आसान सा सवाल है। इन दोनों के पास आपको दिख रहा है CHO CHO है, यानी कि ये एल्डिहाइड है। इनकी जनरल फॉर्मूला होगी CnH2nO। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं एल्डिहाइड्स की, क्योंकि इनके पास जो भी कंपाउंड है इस पूरे सीरीज में, इनकी डिफरेंस होती है सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट के द्वारा। और चौथा जो होमोलोगस सीरीज होगा वो कुछ इस तरह से दिखता होगा। चौथा होमोलोगस सीरीज हमारा इस तरह से दिखता होगा। यहाँ पे हमने 4 कार्बन ले लिए हैं, ये देखो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया है। आ गया समझ? चलो जी आगे बढ़ते हैं। 3 milliliter of ethanol is taken in a test tube and warmed gently in a water bath. A 5% solution of alkaline potassium permanganate is added first drop by drop to this solution. Then in excess क्या करेंगे हम? How is 5% solution of KMNO4 prepared? State the role of alkaline potassium permanganate in this reaction. What happens on adding it in excess? Write the chemical equation of this reaction. आओ चलो देखें। देखो हमें अगर 5% सोल्यूशन बनाना है तो बच्चे इतना आसान है ना यार, 100 मिलीलीटर पानी लो और उसमें जो है 5% KMNO4 डाल दो, 5 ग्राम KMNO4 डाल दो 100 मिलीलीटर पानी में, बस वो बन जाएगा 5% का। स्टेट द रोल ऑफ एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जब आप इसे ऐड करते रहोगे एक्सेस अमाउंट में तो पर्पल कलर आपको दिखने लगता है। फिर क्या बोला है? राइट द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने लिया इथेनॉल, एथेनॉल के साथ एल्कलीन KMNO4 डाल के जब आपने हीट कर दिया तो आपने बना दिया यहाँ पे एथेनोइक एसिड। बस इतनी सी बात थी। चलो सृष्टि ने क्या किया है? सृष्टि ने हीटेड इथेनॉल विद अ कंपाउंड ए। सृष्टि ने एक और कंपाउंड लिया ए,
और उसे एथेनॉल के साथ हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसे एक स्वीट स्मेलिंग भीनी भीनी खुशबू वाली एक कंपाउंड मिली बी, मतलब कि एस्टर है हमारा कंपाउंड, ठीक है। अब बी को जब हमने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसने हमें वापस से एथेनॉल दे दिया है और साथ में कंपाउंड सी भी मिला। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए और सी क्या है। Give one use of each of the compounds A and B and write the chemical reactions involved and name the reactions. आओ चलो देख लेते हैं। A हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉइक एसिड हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। C जो हमारा होगा वो हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एथेनॉइक एसिड, ठीक है। और एनी अदर कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, सोडियम एथेनॉइट भी हो सकता है। अब देखो यूज ऑफ ए क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। यूज ऑफ बी हो जाएगा मेकिंग परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। सी पे आते हैं, देखो CH3COOH और साथ में C2H5OH जब जुड़ेगा तो आपको मिल जाएगा CH3COOC2H5 जो कि हमारा एस्टर है, और साथ में आपको मिल जाएगा वाटर। अब इसी को जब आप लोगे CH3COOC2H3, ये सॉरी बच्चे ये यहाँ पे C2H5 नहीं हो जाएगा, नहीं C2H5 ही होगा, हाँ। जब आप ये C2H5 लोगे तो यहाँ पे और साथ में NaOH के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा आपका CH3COONA, और साथ में ये देखो आपको मिल गया है आपका C2H5OH, यानी कि आपका एथेनॉल वापस आ गया है। बस बात ही खत्म, इतना ही करना था हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। Soaps and detergents are two types of salts. State the difference between the two. Write the mechanism of the cleansing action of soaps. Why do soaps not form lather with hard water? Mention any two problems that arise due to the use of detergents instead of soaps. आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या सोप्स और डिटर्जेंट्स जो है ये दो अलग अलग किस्म के सॉल्ट्स के बने होते हैं, ठीक है। State the difference between the two, write the mechanism of the cleansing action. चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या ही बात है इसमें तो, है ना, ठीक है। State the difference between the two, तो पहला डिफरेंस तो हम ये लिख सकते हैं कि सोप्स आर, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि सोप्स आर सोडियम, सोप्स क्या होते हैं बच्चे, सोडियम और पोटेशियम, है ना, सोडियम और पोटेशियम। एक्चुअली इसका आंसर मैंने लिख रखा है तो मैं जरा यहाँ पे चली जाती हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको आंसर, यहाँ पे आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था और मुझे जल्दी से जल्दी इसे रिकॉर्ड करके आप लोगों को देना था, तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए हैं और आप देख लो इसे, ठीक है। हाँ जी पहुंच गए हम, हाँ आ गया। देखो ये देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, सोप्स आर सोडियम, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। व्हिच वाइल डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये अमोनियम या और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के बने होते हैं। द डर्ट इज ऑयली इन नेचर, फिर यहाँ पे बोला इन्होंने कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ठीक है। देखो देखो जो भी डर्ट होते हैं ना, जो डर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयली इन नेचर होते हैं, और सोप जो हम ऐड करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये माइसल स्ट्रक्चर बनाता है, क्या करता है, माइसल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें कि कार्बन चेन होती है मॉलिक्यूल्स की, वो डिसॉल्व कर जाते हैं ऑयल में, और जो आयोनिक एंड होता है वो पानी में घुल मिल जाता है। अब माइसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये जो डिसॉल्व्ड डर्ट जो है ना, ये जो डिसॉल्व्ड डर्ट इन वाटर है उसको ये निकाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि Ca2+ एंड Mg2+ अगर देखोगे तो Ca2+ एंड Mg2+ जो होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें, हार्ड वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनाते हैं जिन्हें हम स्कम कहते हैं विथ सोप, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्कम विथ सोप। अब देखो टू प्रॉब्लम्स अराइज करती है, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है, यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे पास आ सकता है वो हो सकता है कि वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन भी हमारे यहाँ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आया समझ, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हुए देखो, राइट 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ एथेनोइक एसिड एंड सोडियम एथेनॉल। ये मैं आप लोगों को दोबारा से होमवर्क देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे जब आप एक बार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एथेनोइक एसिड सोडियम एथेनॉइट कैसे बन रहा है। Write the name of the reactants and the products other than ethanoic acid and sodium ethanoate in each case. आपको क्या करना है, आपको reactants और products सोडियम एथेनॉइट या एथेनोइक एसिड के अलावा और क्या है वो आपको बताना है।
तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, वो मैं लिख भी दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये तो आना ही आना है, ये तो लिख के ले लो बच्चा, ये सवाल बिल्कुल आएगा आपको विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच। स्टेट वन यूज ऑफ ईच एस्टर्स और सपोनिफिकेशन प्रोसेस के वन वन आपको यूज बताना है। तो चलो देख लेते हैं। एस्टरिफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, देखो एस्टरिफिकेशन इज द प्रोसेस जहां पे एस्टर्स फॉर्म्ड होते हैं व्हेन एन अल्कोहल, जब एक अल्कोहल रिएक्ट करती है किसी एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ये होता है हमारा एस्टर। तो ये जो R है ना, इस R डैश को आप कोई भी कार्बन चेन ले सकते हो, 2 कार्बन की चेन हो सकती है, 3 कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और फिर ये बन जाएगा क्या, एस्टर बन जाएगा। एस्टर बनने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा H2O। फिर देखो यहाँ पे होता है CH3CH2OH प्लस CH3COOH, तो ये जो ROH और RCOH है ना, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कंपाउंड लिख के भी आपको दिखा दिया। फिर ये बनता है CH3COOC2H5 प्लस H2O। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एस्टर जो होती है वो रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बन जाती है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यानी कि सोप, ठीक है, या और साथ में आपको एक अल्कोहल भी मिल जाता है। तो यहाँ देखो RCOOR डैश प्लस NaOH, ये बन रही है RCOONA प्लस R डैश OH, सोप बन रही है, ठीक है। यहाँ पे भी पर्टिकुलर कंपाउंड लेके दिखा दिया गया है कि किस तरह से ये बन रही है, ठीक है। अब देखो यूजेस ऑफ एस्टर्स क्या होते हैं। एस्टर्स को आप परफ्यूम्स में यूज करते हो, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज किया जाता है, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स के हिसाब में, ठीक है, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस की क्या होती है यूज, मेकिंग सोप बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आओ चलो देखते हैं आगे। List 2 chemical properties on the basis of which ethanol and ethanoic acid may be differentiated and explained। अब चलो यहाँ पे आते हैं हम। तो ये दोनों मैंने बता दिया है, इसको मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ये जरा कर लेना बच्चे, ठीक है। ये भी इसका आंसर मैंने कर दिया है। चलो यहाँ पे आते हैं, देखो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस जिसमें कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को जो है आप डिफरेंशिएट कर पाओ। देखो एथेनोइक एसिड जो होती है ये रिएक्ट करती है NaOH के साथ और सोडियम सॉल्ट साथ में वाटर, लेकिन C2H5 जो है ये रिएक्शन आपको नहीं देगी। इस रिएक्शन में आपको एथेनॉल आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। मतलब एथेनॉल, ये पर्टिकुलर रिएक्शन एथेनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट और वाटर नहीं देगी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। एथेनोइक एसिड जो होती है वो रिएक्ट करती है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ, और साथ में आपको मिल जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिल गए। आगे बढ़ते हैं। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड स्टेट द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्टेट द रोल ऑफ दिस रिएक्शन इन द इंडस्ट्री। आओ बच्चे चलो यहाँ पे भी हम देख ले जरा, यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। एकदम नीचे जाना पड़ रहा है, हाँ ये रहा। यहाँ पे क्या होता है देखो, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड, आपको क्या मिल जाएगा कंपाउंड फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको मिलेगा इथीन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसकी होती है C2H4, और ये देखो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब अगर आप H2SO4 अगर लोगे, H2SO4 एक्ट करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। हाइड्रोजनेशन क्या होती है, हाइड्रोजनेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है between molecular hydrogen H2 and another compound or element जो यूजुअली प्रेजेंट होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, जैसे कि निकल होता है, पैलेडियम होता है, या फिर प्लैटिनम भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन और एप्लीकेशन जो होता है, द प्रोसेस इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू रिड्यूस और सैचुरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब भी आपको सैचुरेट करना होता है तब इस टाइम पे हम ये रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आ गया समझ। With this note, ये 30 क्वेश्चंस आपका होता है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा। ये सारे के सारे बिल्कुल कर लेना। इसका मैं PDF आपको जो है क्लास के खत्म होने के बाद, मतलब बाद में, आई थिंक आज रात तक आपको इसका PDF मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ये एक और बार हैंड राइटिंग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। होमवर्क भी मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको
चाहिए तो मैं होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आई सी यू लेटर, टाटा बाय एवरीबॉडी, बाय।